क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो एक मतलब एथलीट को पता चल जाएगा कि दीज आर दी अर्ली सिम्टम्स ऑफ? एथलीट्स को तो स्ट्रेट अवे पता चल जाता है बिकॉज दे यूजुअली हैव फिजियोज विद देम हु कैन डायग्नोज इट। Okay. ठीक है, बट या फॉर नॉर्मल एथलीट जिनके पास नहीं है, हाँ. स्वेलिंग आएगा और वो स्वेलिंग आता है शाम को या अगले दिन सुबह रादर देन इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, वो वजन नहीं डाल पाएंगे और उनको कॉन्फिडेंस नहीं फील होएगा। आम जनता के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जब उनका एक्यूट सिम्टम सेटल हो जाए, उनको मेन दिक्कत क्या आती है? सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाने में। सो जब सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं, स्पेशली जब नीचे आते हैं, उनको लगता है कि स्टेबल नहीं है मेरा नी, कि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो रहा हूँ अपने नी पे। सो वो एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। स्टेबिलिटी यस। तो आप कह रहे हैं कि जब आपको होए या ना होए, अगर आपको देखो सिर्फ लिगामेंट का टेयर है, यू आर लेस लाइकली टू हैव पेन आफ्टर 2 to 3 weeks जब आपका वॉकिंग रिज्यूम हो जाएगा। सो दैट इज वाई वो मिस हो जाता है। ठीक है, अगर आपका लिगामेंट टेयर प्लस मेनिस्कस टेयर या प्लस कोई कार्टिलेज इंजरी है, तब आपको पेन होता है और वो यूजुअली आके सीक ट्रीटमेंट करते हैं स्ट्रेट अवे, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम आ रहा है, पेन भी हो रहा है। जो मिस करते हैं वो होते हैं जिनका सिर्फ लिगामेंट गया है। जब सिर्फ लिगामेंट जाता है, वो एक बहुत ही छुपा रुस्तम है, वो निकलता है धीरे धीरे और निकलता है इस प्रकार से कि आर्थराइटिस से निकलता है। सो एक कॉमन सिम्टम होता है कि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, कि आपको लगता है कि मेरा वजन नहीं आ रहा उस पे प्रॉपरली जो पहले आता था। सो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, देन शो डॉक्टर। ओके, इसके अलावा आप मैंने देखा है कि आप शोल्डर इंजरीज भी कर रहे हैं, तो और कौन कौन सी इंजरीज जो है आप स्पेशलाइज करते हैं? बेसिकली मेरा फोकस होता है शोल्डर पे एंड नी पे, एंड देन ओकेजनली एंकल्स एंड अदर थिंग्स, बट आई वुड से 99% इज शोल्डर एंड नी। यस, बट रेस्ट ऑल जॉइंट्स? हाँ, we see them, but I'm not actively that much involved in doing them. तो but I primarily हमारा रोल है शोल्डर एंड नी का ही। यस, ऑर्थोपेडिक में भी मैं देख रहा हूँ काफी जो है ना, एक डीप रिसर्च के बाद वो अलग अलग डिवीजन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पहले तो कुछ टाइम पहले तो सिर्फ वही होते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या डॉक्टर्स। अभी रोमेटोलॉजिस्ट भी हो गए हैं, जैसे आप कर रहे हैं वो भी हो गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, और क्या फ्यूचर में चेंज हो सकता है और इसको कितना वास्ट बना सकते हैं इस सब्जेक्ट को? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड क्योंकि आई विल टेल यू व्हाई। हमारे पास वी हैव अ फेलोशिप प्रोग्राम, तो बेसिकली पूरे इंडिया से हमारे पास एवरी 6 months 2 फेलोज आते हैं। उनको मैंने देखा आप ट्रेन भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। सो दे आस्क मी द सेम थिंग कि जो मैं शहर से आया हूँ, वहाँ पे मे बी एक आधा आर्थ्रोस्कोपी का सर्जन है, मुझे वहाँ जाके आर्थ्रोस्कोपी बनना चाहिए या जनरल बनूं? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट, बिकॉज अगर आप देखो बाहर वेस्ट में ऑलरेडी वो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है कि उनको पता है कि शोल्डर की प्रॉब्लम है इसके पास जाना है, नी की प्रॉब्लम है इसके पास जाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इंडिया में टियर 1 सिटीज में हो चुका है। टियर 1 सिटीज अगर आप गिनो, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, सो ऑल दीज प्लेसेस में ऑलरेडी स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका है। सो पीपल देयर आर मच मोर अवेयर, जनरल जो आवाम है वो भी ज़्यादा अवेयर है, जो ये है जो डॉक्टर्स जो हैं दे आर ऑल्सो अवेयर कि अगर आप कोई जनरल डॉक्टर हो आपके पास आ रहा है, आपको पता है कि हाँ वो शोल्डर का बंदा है, उसके पास मैं भेजूंगा। बट टियर 2 एंड टियर 3 में ये आएगा, और वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। चंडीगढ़ इज नॉट अ टियर 1 सिटी, इट इज अ टियर 2 सिटी। बट यहाँ पे भी अब लोगों को एहसास हो गया है कि अगर मेरा लिगामेंट का टियर है, मुझे इसके पास जाना है, अगर मुझे घुटना बदलाना है इसके पास जाना है, अगर मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है इसके पास जाना है। तो इस प्रकार से चेंज आया है, एंड आई थिंक कि ये चेंजेस जो हैं ये टियर 2 में अब सीमेंट होंगे एंड देन फिर टियर 3 में जाएंगे। सो आई थिंक जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा है और इकोनॉमी बढ़ रही है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, एंड हमारा साइंस एंड मेडिसिन भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, हम देखेंगे कि इन द फ्यूचर 10-15 years फ्रॉम टुडे, चाहे आप टियर 2 या टियर 3 में हो, वहाँ पे भी आपको पता होगा कि मेरे को लिगामेंट की चोट है तो इसके पास जाना है। नहीं, बट इसके अलावा आप मतलब समझते हैं कि ऑर्थोपेडिक को ये और आगे डिवाइड करने की जरूरत है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और करने की जरूरत है? दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। सी, जैसे जैसे ये स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं दे आर आल्सो स्मार्ट पीपल। ठीक है, सो दे आर आल्सो रियलाइजिंग कि उनको क्या पसंद है। सो धीरे धीरे हम अपने करियर में शुरू होते हैं एमबीबीएस से, फिर ऑर्थो में आ गए, फिर सब स्पेशलाइज हो गए। अब उसके अंदर भी हम ढूंढते हैं कि मुझे अपना प्रैक्टिस
और नैरो बनाना है. सो एक्चुअली पीपल आर नॉट ट्राइंग कि हम बहुत वाइड करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है. आपको मास्टरी करनी है एक चीज में, राइट. सो वो धीरे धीरे नैरो करके, जैसे अगर आप और किसी उसका देखते हैं कि हार्ट का डॉक्टर अलग है, लिवर का अलग है, किडनी का अलग है, गैस्ट्रोनोलॉजी का अलग है, तो क्या आपको लगता है कि ऑर्थोपेडिक में भी ऐसा हो जाएगा कि लेट्स से स्पाइन का अलग है, बिल्कुल, नीज और शोल्डर का आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, बिल्कुल, एंकल का, रिस्ट का. इनफैक्ट इन आवर हॉस्पिटल जिसमें मैं हूँ, फोर्टिस मोहाली, सो दिस इज द, I would say, one of the most complete orthopedic departments पूरे नॉर्थ में. I'll tell you why. We have a knee replacement surgeon. We have a hip replacement surgeon. Right. We have 2 trauma surgeons. We have a shoulder and knee injury surgeon. We have a foot and ankle surgeon. We have a hand and wrist surgeon. ये and this जो मॉडल है, ये एक मॉडल बनना चाहिए फॉर ऑल अदर हॉस्पिटल्स इन इंडिया, सो दैट व्हेन अ पेशेंट कम्स, अब हमारे पास कोई हैंड एंड रिस्ट का आता है, वी स्ट्रेट अवे सेंड इट टू हैंड एंड रिस्ट. फुट एंड एंकल आया, फुट एंड एंकल को भेज दिया. नी रिप्लेसमेंट का है, नी. सो क्या होता है ना कि एक तो आपस में प्यार बना रहता है, कमराडरी बनी रहती है, प्लस द राइट पर्सन इज गाइडिंग यू, द राइट डॉक्टर जो इसमें स्पेशलिस्ट है, जिसने अपनी पूरा जीवन किया है इसमें मास्टरी, वही आपको गाइड करे ना. वाई शुड अ पर्सन जो नी रिप्लेसमेंट करता है, आर्थ्रोस्कोपी के बारे में बात करें, वाई शुड अ आर्थ्रोस्कोपी सर्जन टॉक अबाउट स्पाइन? बिकॉज माई नॉलेज ऑफ स्पाइन इज कि जब मैंने ऑर्थोपेडिक्स किया था, उससे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया अब तक. सो दैट इज वाई ये बहुत एक होल डिपार्टमेंट है. और मुझे लगता है कि दिस डिपार्टमेंट शुड बी मॉडल फॉर ऑलमोस्ट ऑल हॉस्पिटल्स, कि आपको ऐसे बनाना है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाए तो यू हैव अ मास्टर इन द फील्ड जिसके पास आप भेज सको. डॉक्टर मनित, आपको कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? It's been now 7 years. I went to my 8th year now. Yes. 8th year. Yes, here Fortis मोहाली में. और उससे पहले? उससे पहले मैं फेलोशिप्स कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में था. This was my first job after that. And so I've had a short sweet career. Sure. एक और मैंने आपकी वेबसाइट पर भी 2 टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ. द टर्मिनोलॉजीज ISA KOS. Right. So हमारा that's our International Society for Arthroscopy, and again हम बहुत उनके डेप्थ में हैं, because हम जो फेलोशिप प्रोग्राम रन करते हैं, इट इज़ अप्रूव्ड बाय देम. सो हमारे पास इवन वी गेट इंटरनेशनल फेलोज. आज से 3 साल पहले हमारे पास एक आया था पैलेस्टाइन से, and he spent 1 year with us. So ऐसे ही हमारे पास different एरिया से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से लोग आते हैं बीच बीच में to learn. So we give them exposure not only सर्जरी का but also पंजाब का और यहाँ पे रहन सहन का. तो उनको भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है स्टार्ट पे, बट फिर वो भी धीरे धीरे उनको भी प्यार हो जाता है इस तरह से. Yes, हाँ जी. And the other terminology was ISKSAA. Yes, that is a Indian society which focuses knee पे, and उसका मैं चेयरमैन ऑफ द रिसर्च कमेटी हूँ. तो उनके भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं once a year, और वो भी एक एक्टिव फेलोशिप प्रोग्राम रन करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास फेलोज आते हैं फॉर 2 weeks ड्यूरेशन. To learn from you. Yes, to learn, just to see something. क्योंकि a lot of people अब आर्थ्रोस्कोपी कर रहे हैं, उनको बस होता है कि हम जाके देखें कि कि हम अपना स्किल सेट कैसे और बढ़ा सकें. एंड जैसे मैंने किया था, when I started my career, I went to different people to उनसे कुछ ना कुछ मैंने पाया ही है. तो हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि they may be very good at knee, they want to learn some shoulder, or they may be very good at shoulder, want to learn some knee, या knee में वो कुछ कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखना चाहते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे हैं, क्या मैं इसको अपनी प्रैक्टिस में इनोकुलेट कर सकता हूँ. Sure. What is your take on sedentary lifestyle for people living in urban cities who are doing 9 to 6 job? See, I think कि sedentary lifestyle is a part and parcel of when you are extremely busy. ठीक है. And I am also a bit sedentary, but I also try to at least do half an hour of gym a day. And you do? Yes, I do every day. Okay. So may not look like it, but I do. No, of course. I'm not saying that, but typically the viewership, morning, the viewership that I have a lot of fitness enthusiasts following me, because my podcast is all about health and wellness. Right. So I obviously inculcate this question, and I always check at the end that what do you do for fitness?
yes. So you've answered it already. So I do that. So I wake up at 5, and so 5:30 to 6 I do my half an hour of treadmill every day. And my goal is different. My goal is not to do it to shape up or do something like that. My goal is just to maintain fit. And be fit, have a healthy heart. So that is why I'm doing it, because I do have risk factors, so usko minimize karne ke liye I do that. Sure. बट मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो 9 to 6 जॉब्स वाले हैं, इट इज वेरी हार्ड, आर दे प्रोन टू हैव ACLs? So I'll tell you two things, right? Yeah. One is कि आपका पहला क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया कि the sedentary lifestyle. So see, I work from 7:30 till 7 PM every day almost. ठीक है? So if I can make half an hour, so can everyone else. Yeah. ठीक है? And second thing is कि are these people that have say desk jobs 9 to 6, are they prone to have ACL injuries? You will be surprised कि हमारे पास कितने सारे IT professionals आते हैं ACL के साथ. You know why? 9 to 6 वो करते हैं, they never work on fitness, then उनके दोस्तों के साथ वो जाते हैं संडे को खेलने के लिए क्रिकेट या फुटबॉल, वहाँ पे वीक मसल्स के साथ खेल के कुछ इंजरी होती है, ट्विस्ट होता है, and then they come with an ACL tear. So I think that is why doing daily exercise is very important. One for fitness, two is to maintain your muscle health, so that when you are recreationally, even अगर आप खेल रहे हो, आपको चोट तो ना लगे. बट मैं कह रहा हूँ कि चलिए उनकी बात करते हैं जो ना कुछ खेलते हैं और ना ही कोई फिटनेस पे वर्क करते हैं, सिर्फ देर वर्किंग 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, जो मिनिमल वॉकिंग होता है वो कर रहे हैं. So I mean I think like these people are not going to get a sports related ACL injury, but we do see a lot of these same people coming to us with ACL tears. बताइए कैसे? So usually बाइक चलाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं, नी ट्विस्ट हो जाता है. स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी से गिर जाते हैं, सीढ़ियाँ नीचे जा रहे होते हैं, पैर स्लिप हो गया, बाथरूम में गए थोड़ा सा पानी है, पैर स्लिप हो गया. सो दैट इज हाउ दे कम. सो इन माई प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस प्राइमरीली स्पोर्ट्स है, आई सी वेरी लिटिल ऑफ देम, बट ओकेजनली व्हेन दे डू कम, वो इस प्रकार से आते हैं. आप ये कह रहे हैं कि ACL इंजरी सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं, एक नॉर्मल पर्सन को भी. एंड एक्चुअली जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, दे कम विद प्योर ACL इंजरी और मेनिस्कस इंजरी. जो ये वाले लोग जिसकी आप बात कर रहे हो, दे कम विद हाई वेलोसिटी इंजरीज. क्योंकि क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो अपना स्कूटी चलाए, उसको हम कहते हैं हाई वेलोसिटी ट्रॉमा. मतलब कि इतने जोर से आपका नी घूमा है, ना सिर्फ वो ACL को लेके जाता है, जो 3-4 और लिगामेंट्स होती हैं उनको भी डैमेज कर देता है. देन समटाइम्स इट रिक्वायर्स 2 surgeries, 3 surgeries. So I think it is भगवान सेइंग कि थोड़ा सा तो हमें करना चाहिए रोज अपने जीवन में. आप शोल्डर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो आज की डेट में मैंने भी बहुत देखा है कि एक फ्रोजन शोल्डर करके भी एक इंजरी है. तो वो कितनी कॉमन है, क्यों होती है, क्या ट्रीटमेंट है? सो फ्रोजन शोल्डर इज मोस्ट मिसडायग्नोज्ड एंड ओवरडायग्नोज्ड इंजरी इन इंडिया. So I'll tell you why. अगर हम स्नैपशॉट लें पॉपुलेशन का एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, अगर हम उसमें से एक निकालें कि कितने लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, इट इज़ 3%. ठीक है? दैट मीन्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को देखें, 3% लोगों को फ्रोजन शोल्डर है. ठीक है? अब उससे जो शोल्डर पेन की शिकायत करते हैं, हाँ, फ्रोजन शोल्डर मतलब कि पेन हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, दैट इज व्हाट पीपल क्लासिफाई एज फ्रोजन शोल्डर. नाउ there is a bimari which is 100 times more common than this, and which is probably the cause of most of these problems जो misdiagnosed हो जाता है as frozen shoulder, that is rotator cuff tear. मतलब कि शोल्डर के अंदर जो रस्सियाँ होती हैं उनमें डैमेज आ जाता है, लाइक विद लिगामेंट, कि छोटा टेयर है, बड़ा टेयर है, आधा टेयर है, पूरा टेयर है. सो रोटेटर कफ टेयर, अगर हम उसका इंसिडेंस देखें कि कितने लोगों को होता है, you will be surprised. 40% of 40-year-olds, 60% of 60-year-olds, 80% of 80-year-olds have rotator cuff tear. That means compared to 3%, it is 20 to 30 times more likely that any patient coming in with pain or stiffness in their shoulder is much more likely to have rotator cuff tear as compared to frozen shoulder. अब प्रॉब्लम क्या आई एजुकेशन में, इसकी पिछले 20-30 सालों से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, देव नेवर हैड शोल्डर सर्जन्स एज टीचिंग फैकल्टी. सो एक पूरा हमारा जनरेशन है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का, जिनको कभी भी ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई है. उनको सिर्फ पढ़ाया जाता था कि OPD में कोई पेशेंट आए जिसको पेन और स्टिफनेस होए, फ्रोजन शोल्डर, दवाइयाँ, कसरत. ठीक है? सो
नाउ दैट टाइम इज चेंजिंग. नाउ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी बढ़ा है तो शोल्डर सर्जन्स बड़े हैं, वो जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं. दे आर नाउ टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन. सो यू विल सी ओवर द नेक्स्ट 20 years this frozen shoulder thing will become very less. Rotator cuff tear like in the west will become very more. And the easiest way, जो हम अपने फेलोज को भी सिखाते हैं, the easiest way to differentiate the two, दोनों exactly same picture देते हैं. पेन होता है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो this is called active movement, कि आपका हाथ यहाँ तक आता है, ठीक है. फ्रोजन शोल्डर में आपका एक्टिव मूवमेंट यहाँ तक आ रहा है, और अगर खुद से उठाने की कोशिश करो ये ऊपर नहीं जाएगा, आपका बॉडी ऐसे टिल्ट होएगा. सो दैट इज फ्रोजन शोल्डर. दैट मीन्स कि योर एक्टिव मूवमेंट इक्वल्स पैसिव मूवमेंट. इन अ रोटेटर कफ टेयर आपका हाथ यहाँ तक जाएगा, और फिर अगर आप लिफ्ट करोगे वो ऊपर जा सकता है इससे. सो दैट मीन्स योर पैसिव मूवमेंट इज मोर देन योर एक्टिव मूवमेंट. सो दैट इज हाउ वी टीच एवरीवन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. और हम फेलोज को भी यही सिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है ओवर द एज ऑफ 50 विद पेन एंड स्टिफनेस, नंबर 1 डायग्नोसिस रोटेटर कफ टेयर, नंबर 2 डायग्नोसिस रोटेटर कफ टेयर, नंबर 3 डायग्नोसिस रोटेटर कफ टेयर, नंबर 4 frozen shoulder. Okay. That is how you should think. Okay. Yes. And when it changes after 60 or after 70? After 60, 70, you have more rotator cuff tears. So 60% of less of frozen shoulder. Frozen shoulder तो 3% ही है ना population का. ये 60% of 60-year-olds, 80% of 80-year-olds. There's a huge disparity. But people have never been, orthopedic surgeons have never been taught rotator cuff tear. Right. They've only been taught frozen shoulder. So your eyes and your mind can only, your eyes will only see what your mind will know. अगर आपके mind को पता ही नहीं है the difference between the two, तो naturally आपको एक ही चीज पता है, आप एक ही चीज ही बोलोगे. So I think that is a very good way to distinguish. You can do this test by yourself also. By yourself. Yes, हाँ जी. But वही clinical examination से ही आप कर सकते हो. वो MRI और X-ray कुछ कराने की जरूरत. That is why at the start also I told you clinical examination is a lost art and we must rediscover it, because 90% of आपका diagnosis clinical examination से ही मिल जाता है. Right. और मतलब एल्डरली के लिए इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है? डू वी हैव एक्सरसाइजेस और मेडिसिन? सो अगेन 90% ऑफ पीपल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. सो दवाइयाँ, कसरत, बट दे रिक्वायर अ वेरी डिफरेंट physiotherapy protocol, very different दवाइयाँ to frozen shoulder. Okay. ठीक है. If they do not get better, next step is to give them steroid का injection. If they do not get better, next step is to do surgery. This is the average pathway. Same for frozen shoulder, same for this, but there is variations in between the two. So अगर आप diagnosis establish कर दोगे, you will know the variation और उस हिसाब से आप treat कर सकते हो. Okay, so last final question is, how do you navigate challenges in patient communication where the patient is required to have a complex treatment or surgery? So I think कि breaking bad news is very important and it's a skill जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में सिखाया गया था कि how to break bad news. Also dealing with patients, I think you just, as doctors, we cannot sugarcoat things. हमें उनको बताना है कि ये problem है. And I think that is the best practice, because in the future they will say कि डॉक्टर साहब आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया. So I think it's always good कि पहले से ये clear and honest communication आप करिए, and then let the patient decide. Now if he doesn't want to get treatment by me, that is fine. If he wants to go somewhere else, that is fine. But I would also want to treat those people who are willing to go down that pathway और मेरे से बात करके एक clear communication हम कर सकें, because at the end of the day ये एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है. हमें चाहिए कि हम दोनों सेम पेज पे ही हों, right? And so I think कि communication is very important. And I think कि एक और चीज, if you don't mind, I will add into this, is कि beware Google. ठीक है. So sometimes we get extremely educated people coming into us and trying to teach us कि मैंने ये diagnosis कर लिया है and अब आप इसका इलाज बताओ. Right? So if you've got the diagnosis, आपको इलाज भी पता होगा. Right? So I think कि Google is a thing जो हम भी यूज करते हैं, but it's a thing कि you have to be careful of the sources जहाँ से आप अपनी information ले रहे हो, and especially अगर आप forums वगैरह पढ़ते हो कि उसको भी यही problem थी, you don't know that. क्योंकि आपने उसको क्लिनिकली एग्जामिन किया, ना उसने आपको क्लिनिकली एग्जामिन किया. एक स्टोरी सिमिलर हो सकती है. अभी जैसे मैंने आपको बताई फ्रोजन शोल्डर रोटेटर कफ टेयर, सेम स्टोरी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पूरा गेम बदल गया.
right? Right. So that is why these forum वाले जो होते हैं ना, these are very dangerous because you may read, अरे इसकी story तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है, ठीक है? Clinical examination changes everything. So I think beware Google, look at good sources, and there is a lot of good sources, especially the government has also put out a lot of good material. Otherwise there is Mayo Clinic hai, they have a lot of patient education material. Exactly, WebMD hai. There's a lot of good patient education stuff out there जिससे आप सीख सकते हो, and you'll get a very nice balanced opinion. But these are things which get picked up less. Sensational things get picked up more. Correct. So the person who's like, I had this, everyone told me surgery, अब देखो मैं without that बिल्कुल ठीक हो गया. These are the ones that get highlighted and picked up. You're actually right. And everyone wants कि मैं उस जैसा क्यों नहीं हो सकता. But you don't know. उसको आपने कभी clinically ना आपने देखा है उसको, ना उसने देखा है आपको. हो सकता है आप दोनों का story बिल्कुल different हो, right? But आप try कर रहे हो कि मेरा story उसके जैसे बना दो. No, it's a very good point and a very valid point as well. Last final tip that you want to give to our viewers? I think I have a tip for your patients and I have a tip for your doctors. So doctors के लिए chase your dreams. So I don't come from very rich background. I come from very middle class background, and I never imagined कि one day I would be one of India's best sports surgeons in a small city like Chandigarh. So I think it's very important कि chase your dreams and never let anyone tell you कि आप वो नहीं कर सकते हो. And there's a very famous movie which is Pursuit of Happiness, right? तो उसका एक छोटा बेटा और है, छोटा बेटा होता है, and he is trying to shoot a basketball and he cannot put it into the hoop. So I remember उस टाइम पे Will Smith is telling him कि there's a नहीं हो पाएगा, and then he starts crying and gets upset. So then he teaches him and tells him कि see, if मैंने बोला है कि आपसे नहीं हो पाएगा, that doesn't mean कि आप मान लो कि नहीं हो पाएगा. You must chase your dreams and never let anyone tell you कि you cannot do something. If I, coming from a middle class background, can treat India's top players sitting in a small city like Chandigarh, you can do the world. So true. What about our viewers? For the viewers, I think maintain a happiness is very important in your life. Be happy. Don't be sad. Stress सबको होता है, and I know it. ठीक है? So everyone faces stress in their life, but try to be as happy as you can be. Lead an active lifestyle. Eat well. Eat junk food. That's okay, but at the same time, eat good things more than junk food always. And junk should be junk because it is a junk. So be active. Try to do at least half an hour a day. I mean, even if I can do it with such a hectic lifestyle, I'm sure every one of you can do it. आधा घंटा अपने जीवन का निकाल लो. Do something that you like. It may be कि walk करना, it may be cycle चलाना, it may be swimming करना, कुछ भी कर लो. But आधा घंटा अपना रोज दो उस चीज को. और अच्छा खाइए, जीवन जिए, और घूमिए फिरिए, और खुश रहिए, और साथ में of course काम अच्छे से अपना करो. Okay, so with that we end our episode. Thank you so much, Dr. Manit, for sparing time and sharing your valuable insights about. Thank you for having me. Sports injuries. आपको भी अगर ये शो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. And if you have any questions, you can leave it in the comment section and we will answer it. Just to give you, Dr. Manit Arora is in Fortis Mohali. Yes. And if you want to get in touch with him, you can get in touch through Fortis Hospital. Yep. Thank you so much for watching.